नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों लक्ष्य सीरीज में हम बात कर रहे हैं विजन आईएएस के पीटी 365 की। और दोस्तों अब बारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365 की। और साइंस टेक की इस पीटी 365 के सेशन में दोस्तों हम दो तीन बातों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो पहली बात है वह है सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रैमजेट तकनीक की, यानी कि एसएफडीआर की। और दूसरी बातचीत दोस्तों होगी, हम कुछ इंजन्स की कैटेगरीज देखेंगे जैसे रैमजेट, स्क्रैमजेट इंजन देखेंगे। और साथ ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात करेंगे हम सीडीएस पर। नए सीडीएस बनाए गए हैं, तो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो दोस्तों बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में एक चेहरे की तस्वीर बनती है जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे। दोस्तों सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी इंडिया के साउदर्न पार्ट में। उसके बाद से एक दो सीडीएस और भी बदले हैं, उनकी बात करेंगे। नए सीडीएस जो बनाए गए हैं उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरुआत करें इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल है उसको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो न्यूज होती हैं वो हिंदी में शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर्स वहां पर शेयर की जाती हैं और साथ ही जो यूट्यूब चैनल से संबंधित जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है आखिर, या जैसे कि कोई नया वीडियो आने वाला होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम शेयर की जाती है। साथ ही दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं उनके बारे में भी, एग्जाम की तारीख और भी जो भी तैयारी से संबंधित न्यूज होती है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है। तो दोस्तों जरूर जुड़िए टेलीग्राम पर और आप उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रैमजेट तकनीक की। और दोस्तों सुर्खियों में देख लेते हैं कि यह जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है वो चर्चा में क्यों रही। दोस्तों हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण परिसर से एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो दोस्तों भारत का डीआरडीओ ने चांदीपुर परीक्षण रेंज से एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों एसएफडीआर तकनीक के बारे में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे डीआरडीओ संगठन के बारे में, क्योंकि दोस्तों एक महत्वपूर्ण संगठन है रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के अंदर। तो आइए डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वह है दोस्तों नई दिल्ली में। तो आप लोग याद रखना कि जो डीआरडीओ का मुख्यालय है वह कहाँ है, न्यू दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी में है डीआरडीओ का मुख्यालय। दोस्तों डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास विंग है। और दोस्तों डीआरडीओ का जो उद्देश्य है वह भारत का अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से लैस करना भारत को और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। तो दोस्तों भारत को लगातार जो मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है उससे लैस करता है डीआरडीओ भारत को। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डिफेंस टेक्नोलॉजीज होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, उसमें भारत को लगातार सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता है डीआरडीओ। दोस्तों डीआरडीओ का मिशन देखते हैं। यह दोस्तों एक तो युद्धक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए तीनों सेनाओं को तकनीकी समाधान भी प्रोवाइड कराता है और साथ ही सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करना भी इसका काम है। और दोस्तों डीआरडीओ द्वारा कुछ जो नए विकसित किए गए मुख्य उत्पाद या प्रणालियां या हथियार हैं उनको देख लेंगे कि डीआरडीओ ने किन किन चीजों को बनाया है। दोस्तों अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की जो सीरीज है उसको भी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। और साथ ही दोस्तों ब्रह्मोस जो कि भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है उसको भी डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है। दोस्तों साथ ही हल्का लड़ाकू विमान जो हमारा तेजस है, एलसीएच तेजस, उसको भी बनाया है डीआरडीओ ने। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है जिसका हम लोग निर्यात भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आर्मीनिया को निर्यात करने के लिए एक समझौता हुआ है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का। तो दोस्तों पिनाका को हम किसको दे रहे हैं, आर्मीनिया को। ये चीज याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पिनाका को बनाने में और उसको विकसित करने में डीआरडीओ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और दोस्तों ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसको भी डीआरडीओ ने बनाया। रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली की एक श्रृंखला जो है वह भी ये डीआरडीओ बना रहा है। साथ ही मुख्य युद्धक टैंक जो अर्जुन है, अर्जुन A1, तो उसको भी बनाने में डीआरडीओ ने ही भूमिका निभाई है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो रक्षा और अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है डीआरडीओ,
इसके बारे में ये इतनी जानकारी आप लोग जरूर से जरूर याद रखना, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है डीआरडीओ, और रक्षा मंत्रालय की एक विंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एसएफडीआर टेक्नोलॉजी की। दोस्तों एसएफडीआर तकनीक जो है मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है, और जिसमें दोस्तों रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेंस मिसाइल बूस्टर के साथ थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डायरेक्ट रॉकेट शामिल होता है। तो एसएफ जो डीआर है वह क्या है, मुख्य रूप से एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जिसके अंदर रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर लगा होता है और साथ ही थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डायरेक्ट रॉकेट शामिल होता है इसके अंदर। दोस्तों भारत और रूस की संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत विकसित एसएफडीआर की उड़ान का पहला सफल परीक्षण 2018 में किया गया था, और इसे दोस्तों 3 मैक की गति हासिल हुई थी। हवा की गति से ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलने वाली ये मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है, और भारत और रूस का संयुक्त जो है अनुसंधान परियोजना है। ये चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि रूस इसके अंदर इन्वॉल्व है, और रूस लगातार भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और साथ ही जैसे आपको पता ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में रूस का बहुत बड़ा योगदान है, तकनीकी योगदान है। तो इसलिए भारत को रूस बहुत ज्यादा हद तक आत्मनिर्भर बना देना चाहता है मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में। तो दोस्तों रूस हमारा एक महत्वपूर्ण परंपरागत जो है साझीदार देश है, तो रूस को हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि एसएफडीआर जो तकनीक है वह रूस के सहयोग से ही भारत द्वारा बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे कि एसएफडीआर तकनीक का महत्व क्या होता है। दोस्तों जो एसएफडीआर प्रणाली है वह ठोस ईंधन वाले एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन का उपयोग करती है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो एसएफडीआर तकनीक है वह ठोस ईंधन वाले एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन का उपयोग करती है, ठीक है। ठोस ईंधन वाले एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन का उपयोग करती है। और अब बात करेंगे एसएफडीआर तकनीक के महत्व के बारे में। दोस्तों जो एसएफडीआर तकनीक है वह मिसाइल को सुपरसोनिक गति और अत्यधिक सटीकता के साथ बहुत लंबी दूरी तक हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। अगर दोस्तों किसी मिसाइल के अंदर एसएफडीआर तकनीक का यूज होता है तो वह मिसाइल एक तो सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, दूसरी एक्यूरेसी अधिक हो जाती है, उसकी अत्यधिक सटीकता हो जाती है, और लॉन्ग रेंज भी हो जाती है, तीसरी खासियत। और ये दोस्तों हवाई खतरों को क्या करता है, इंटरसेप्ट कर लेता है। ये सब विशेषताएं शामिल हो जाती हैं जब एसएफडीआर तकनीक का इस्तेमाल किसी मिसाइल के अंदर होता है। दूसरी बात दोस्तों, एक तो इसमें लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में मदद मिलेगी, यानी कि एसएफडीआर तकनीक से लंबी दूरी से हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसको विकास करने में मदद मिलेगी। हालांकि दोस्तों इस तकनीक का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई कि एक तो लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित की जा सकेंगी, दूसरे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली, और तीसरी बात सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल हैं उनका प्रयोग भी इसके अंदर किया जा सकेगा। और दोस्तों एसएफडीआर तकनीक का उपयोग करके हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की लंबी दूरी तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसमें आपसी कारक की आवश्यकता नहीं होती। तो हवा से हवा में मार करने वाली जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं एसएफडीआर तकनीक से इसलिए बनाने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इन मिसाइलों के अंदर आपसी कारक की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो एसएफडीआर तकनीक की जो इंपॉर्टेंट बात थी इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दे रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों ठोस प्रणोदक वाले रॉकेटों के विपरीत रैमजेट उड़ान के दौरान ऑक्सीजन वायुमंडल से लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जो रैमजेट इंजन होता है वह ऑक्सीजन कहां से लेता है, वायुमंडल से। और दोस्तों इस प्रकार यह वजन में हल्का होता है और अधिक ईंधन ले जा सकने में सक्षम हो जाता है। और इसकी रेंज दोस्तों 70 से 340 किलोमीटर की रेंज में हवाई लक्ष्यों को वेध सकती है। अब दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें। जब हमने एसएफडीआर तकनीक की बात कर ली है तब कुछ जो इंजन्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जो विशेष तकनीक के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि रैमजेट इंजन। अभी हमने बताया कि रैमजेट उड़ान के दौरान ऑक्सीजन वायुमंडल से ले लेता है, और उसके बाद स्क्रैमजेट, फिर डुअल मोड रैमजेट। इन तीनों के बीच जो है वो अंतर करने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। तो रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट जो है
उसके बीच में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। दोस्तों रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट एयर ब्रीदिंग इंजन की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, जो स्क्रैमजेट, रैमजेट और डीएमआरजे है वह एयर ब्रीदिंग इंजन की 3 अवधारणा है। और दोस्तों इनका विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकास जो है वह किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है ये तीनों जो अवधारणाएं हैं वे, और तीनों अवधारणाओं में आइए थोड़ा थोड़ा अंतर देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रैमजेट, स्क्रैमजेट यानी कि सुपरसोनिक दहन रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट, इन तीनों के बीच में अंतर करने की आइए कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या अंतर इन तीनों के बीच में। सबसे पहले रैमजेट देखेंगे। दोस्तों रैमजेट बिना घूमने वाले कंप्रेसर का उपयोग करके सामने से आ रही हवा को दहन के लिए संपीड़ित करने हेतु यान के फॉरवर्ड मोशन का उपयोग करता है। ठीक है, और दोस्तों यह लगभग 3 मैक की सुपरसोनिक गति यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना पर सबसे अधिक कुशलता से काम करता है, और यह 6 मैक की गति तक काम कर सकता है। यानी कि जो रैमजेट तकनीक होती है उससे 3 से 6 मैक तक की गति प्राप्त की जा सकती है। और दोस्तों हाइपरसोनिक गति पर पहुंच जाने पर इसकी जो दहन क्षमता है उसमें कमी आने लगती है। और दोस्तों टर्बोजेट इंजन, यहां पर ये चीज इरेज करना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं फिर आपको। और दोस्तों टर्बोजेट इंजन, जेट इंजन के विपरीत इसमें जो है कोई टरबाइन उपयोग नहीं होती हैं। तो रैमजेट इंजन के बारे में जो ये 3 बातें हैं, मुख्य रूप से 3-4 बातें, ये आप लोग याद रखना। अब आइए स्क्रैमजेट में देखते हैं। दोस्तों स्क्रैमजेट एक सुपरसोनिक दहन रैमजेट होता है। यह दोस्तों हाइपरसोनिक गति पर कुशलता पूर्वक काम करता है। तो इसमें कौन सी गति थी रैमजेट में? सुपरसोनिक गति। और अब आ गई है बात हाइपरसोनिक गति पर। तो जो स्क्रैमजेट होता है वह हाइपरसोनिक गति पर कुशलता पूर्वक काम करता है और सुपरसोनिक दहन को संभव बनाता है। और दोस्तों यह ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रैमजेट इंजन की ये खासियत है। और दोस्तों रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये बात याद रखनी कि रैमजेट और स्क्रैमजेट में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखना। अब आइए बात करेंगे डुअल मोड रैमजेट की। दोस्तों रैमजेट मैक 4 से 8 रेंज पर स्क्रैमजेट में बदल जाता है। तो रैमजेट है ये वाला, वह जब 4 से 8 मैक की स्पीड के अंदर आता है तो वह किस में बदल जाता है? स्क्रैमजेट में। और दोस्तों इसका अर्थ है कि यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहनशील मोड दोनों में कुशलतापूर्वक रूप से परिचालन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट में आपको अंतर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आइए बात करेंगे जो महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी आपको सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में, तो सीडीएस के बारे में देख लेंगे। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की यानी कि सीडीएस की। और सीडीएस को लेकर सुर्खियां ये रही कि दोस्तों हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं, और भारत के पहले सीडीएस आप लोग याद रखना जनरल विपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत का नाम आप याद रखना, ये भारत के पहले सीडीएस थे। ठीक है, और दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो इस सीडीएस पद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सीडीएस का पद वर्ष 2019 में सृजित किया गया था भारत के अंदर। और दोस्तों यह जो है सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रमुख होता है। जो सीडीएस होता है वह तीनों सेनाओं का चीफ होता है। और दोस्तों वह 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है। ठीक है, कैसा अधिकारी होता है सीडीएस? 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है। और दोस्तों पात्रता अगर बात करें सीडीएस के लिए अर्हता की, तो वह है दोस्तों 62 वर्ष से कम आयु का कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल इस पद पर नियुक्ति का पात्र होता है। और सिफारिश की बात करें तो दोस्तों सीडीएस पद के लिए पहला प्रस्ताव आया था वह कारगिल समीक्षा समिति 2000 में आया था, क्योंकि कारगिल जब युद्ध 1999 में हुआ तो दोस्तों वहां पर तीनों सेनाओं के साथ कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी महसूस हुई। इस
को ध्यान में रखते हुए जो कारगिल समीक्षा समिति बनाई गई उसने सीडीएस के पद के लिए प्रावधान किया। और दोस्तों बाद में इसमें रक्षा और सुरक्षा पर जो नरेंद्र चंद्र समिति बनी थी 2011 में और सेठकर समिति जो बनी 2016 में, इन समितियों ने भी सीडीएस के पद का सृजन करने का विचार प्रस्तुत किया। दोस्तों यहां पर आपने लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल 3 पद सुने, तो क्या आप बता सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल में अंतर क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं कि तो लेफ्टिनेंट जनरल जहां पर बात की जाती है वह थल सेना का अधिकारी होता है, और एयर मार्शल, एयर मतलब हवा यानी कि वायु सेना के जो चीफ होते हैं उनको एयर मार्शल बोला जाता है। और दोस्तों जो नौसेना के यानी कि जो पानी में काम करने वाले जो सैन्य अधिकारी होते हैं, जो एक जो नौसेना है भारतीय, उसका एक पद होता है वाइस एडमिरल, जो कि नौसेना का जो प्रमुख होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है वाइस एडमिरल। तो वाइस एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल जो रैंक का जो अधिकारी होता है वह सीडीएस के पद पर चुने जाने का पात्र यानी कि नियुक्त होने का, चुने जाने का नहीं, नियुक्त और चुने जाने में बहुत अंतर है, तो नियुक्त होने का पात्र होता है। ठीक है। और सीडीएस के लिए 3 समितियां याद रखना, एक तो कारगिल समीक्षा समिति, दूसरी नरेंद्र चंद्र समिति जो 2011 में आई, तीसरी सेठकर समिति 2016 में। इन तीनों समितियों ने सीडीएस के पद का सृजन किए जाने का विचार भी प्रस्तुत किया था। ठीक है। और 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है सीडीएस, ये चीज याद रखना। सीडीएस में थोड़ी सी और कुछ सुर्खियां देखेंगे। दोस्तों सीडीएस का जो कार्यकाल होता है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार सीडीएस के कार्यकाल को बढ़ाकर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक कर सकती है। ठीक है। जो भी व्यक्ति सीडीएस के पद पर नियुक्त किया जाता है उसकी आयु जो है 65 वर्ष तक मतलब बढ़ाकर की जा सकती है उसकी नियुक्ति से। ठीक है दोस्तों। और सीडीएस की भूमिका और शक्तियों की बात करें तो दोस्तों सीडीएस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है और वह दोस्तों इसके सचिव के रूप में काम करता है। और दोस्तों सीडीएस जो है मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। और दोस्तों वह रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा योजना समिति का भी सदस्य होता है। और दोस्तों सीडीएस जो है रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होता है। जो रक्षा मंत्री है उसका प्रमुख सैन्य सलाहकार कौन होगा? सीडीएस। और दोस्तों सीडीएस जो है वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। तो सीडीएस से संबंधित जो कार्य और शक्तियां हैं उनमें मुख्य रूप से ये 3 बातें आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में अब इतना ही, मिलेंगे किसी और पीटी 365 के वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो में आगे जो चैनल पर आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।